हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी एक पहली वीडियो में, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। अभी जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, हाई कोर्ट क्लर्क वाला जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो एग्ज़ाम हमारा हुआ इसका मैं क्वेश्चन वाइज एक एक करके इसका सॉल्यूशन डाल रहा हूँ यहाँ पर। अभी पूरा वीडियो तो नहीं आ पाएगा, अभी इसमें पहले 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, फिर अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, इस हिसाब से। तो मैंने इसको डिटेल में किया है, ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ इसकी आंसर की बनाई है। आंसर की तो आपको पहले से मिल गई होगी, लेकिन उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैंने कोशिश की है हर क्वेश्चन के बारे में बताने की, कि किस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या पूछा गया है और क्यों पूछा गया है, और आगे आने वाले एग्जाम्स में ये आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए अब टाइम कम लेंगे और सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपकी पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, देखिए। हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज इट 2025। तो देखिए भाई, इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। यूएन क्या होता है, और ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और ये जो बाकी ऑप्शंस हैं इनके बारे में बात करते हैं। देखो, नन ऑफ दिस तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं ऑप्शन अभी सारे बताने वाला हूँ आगे। जो बैन की मून है और ये जो कोफी अन्नान है, ये पहले रह चुके हैं। ठीक है, पहले इसके सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूएन के। अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। आगे देखिए, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस होता क्या है भाई। यूनाइटेड नेशंस का एक संगठन है, यानी कि ग्रुप है, जो 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, सेकेंड हमारा वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था ना, जो कंट्री हमारी जो वॉर लड़ रही थी, उनके बीच में जो शांति थी वो भंग हो चुकी थी। वो कुछ ना कुछ एक दूसरे को देख करके लड़ाइयाँ करते रहती थी। तो उनके बीच में शांति बनी रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ कंट्रीज थे, उन्होंने मिलकर के एक मीटिंग की है, एक ग्रुप बनाया है, जिसका नाम रखा गया है यूनाइटेड नेशंस। और इसका काम क्या था कि देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने का, मानव जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने का, और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ावा देने के लिए उसको बनाया गया। जनरल सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी जनरल होते क्या है भाई? अब देखिए, ये पूरे ग्रुप को चलाने के लिए कोई ना कोई तो एक बंदा होना चाहिए जो चीफ रहेगा उनका, और वही उनका मेन फेस होता है, उसको चेहरा बोल सकते हैं आप यहाँ पे। और ये होता क्या है, किसी भी एक कंट्री से उठा करके उनको बना दिया जाता है, एक इलेक्शन टाइप होता है, ऐसे चुना जाता है उनको। और उसका काम क्या होता है कि वो एक तो मतलब किसी का साइड नहीं लेगा, ऐसे ना, मतलब एक तरीके से न्यूट्रल रहते हैं, किसी के उनको किसी को फेवर नहीं करना है, ना ही उनको किसी से का कोई दुश्मनी रखनी है। इस तरीके का काम होता है जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसको मेंटेन करना पूरा। देखिए क्या होता है फिर, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में होता है, अमेरिका के अंदर। 193 देश इसके सदस्य हैं। अभी 24 अक्टूबर को उसको यूएन दिवस हम मनाते हैं, यूएनडी जिसको बोल देते हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है, ये पहले है जो शरणार्थी रह चुके हैं और महासचिव के रूप में निष्पक्ष माना जाता है। मैं कह रहा था अभी कि इनको न्यूट्रल रहा जाता है, इनका जो भाषण होगा या उनकी जो स्पीच होगी वो निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी भी एक कंट्री का ये फेवर नहीं करेंगे और ना ही ये किसी के अगेंस्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो चीफ बैठे हुए हैं यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल, ये आपको फोटो जो दिख रहा है यही है हमारे एंटोनियो गुटेरेस। पुर्तगाल के रहने वाले हैं ये। 1 जनवरी 2017 में इन्होंने कार्यभार संभाला था और 2 बार इनका जो कार्यभार है वो बढ़ाया जा चुका है। 2027 तक ये इस पद पर बने रहेंगे, उसके बाद फिर कोई न्यू कंट्रीज आएंगे और बनेंगे। जो हमारे 2 ऑप्शन थे अभी जो मैं अभी बात कर रहा था, बैन की मून, ये पहले दक्षिण कोरिया से थी, पहले रह चुके हैं। 2007 से 2016 तक इनका कार्यकाल रहा है एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। कोफी अन्नान जो है ये घाना से है और ये भी पहले रह चुके हैं। घाना से मुझे बात याद आई कि आपको पता होगा कि अभी जो पीएम साहब हमारे गए हुए थे घाना में, वहाँ पे उनको एक अवार्ड मिला है जो घाना कंट्री का एक सर्वोच्च सम्मान प्राइज़ है। तो आपको कमेंट करके बताना कि घाना की कैपिटल क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस एग्रीमेंट क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर्स में बने रहते हैं या फिर चीज़ आपको पढ़ते रहते हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्या है भाई? क्लाइमेट चेंज की वजह से बना था ये। ठीक है, कैसे बना था इसके बारे में देखते हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्यों बोला जाता है, इसका क्या रीजन? पेरिस एग्रीमेंट क्या है भाई, क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौता हुआ था एक। ये क्या हुआ था? जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2015 में एक मीटिंग हुई भाई, कुछ लोगों की मिलकर के, कुछ कंट्रीज़ की मिलकर के यहाँ पर एक मीटिंग बनी 2015 में। और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है ना कि पृथ्वी का जो तापमान है ना, या फिर विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको थोड़ा कंट्रोल रखते हैं। और इन्होंने डिसाइड किया कि 2 डिग्री से ज़्यादा तो हम बढ़ने नहीं देंगे किसी भी कोई हालत में, लेकिन प्रयास करेंगे कि 1.5 से नीचे रह जाए। अब ये तापमान वाला थोड़ा ज्योग्राफी का पोर्ट हो जाएगा, अभी इसके लिए मैं यहाँ पे बात कर नहीं रहा हूँ। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं।
ये बना कब था भाई, समझौता कब बना? 12 दिसंबर 2015 को। डेट याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। भाई पेरिस अगर एग्रीमेंट हुआ है तो किस जगह पे हुआ होगा? याद पे तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर ही हुआ होगा। इसको एक और भी चीज़ मानते हैं, कॉप बोलते हैं इनको। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि हर साल क्या होता है, एक मीटिंग बुलाते हैं सारी कंट्रीज मिल करके और वो एक साथ बैठते हैं, उसका नाम रख दिया गया है COP। और हर साल में एक नंबर बढ़ता रहता है। जैसे अभी आपको पता है COP 30 होने वाली है, तो किस कंट्री में होगी जरा एक बार कमेंट करके बताना। अभी 21वां सम्मेलन में ये बना था हमारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 21, ये जो पेरिस एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पेरिस एग्रीमेंट 21वीं बैठक में बना था, इसलिए जो COP 21 है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉप का मतलब मैं समझा चुका हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना। बाकी अगले इस पे चलते हैं। पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा बनने वाले 190 से अधिक देश है। और ये पहले देखो हुआ क्या था कि अमेरिका ने, जब ये ट्रम्प जी, हमारे ट्रम्प जी तो थोड़े से अपने हिसाब से चलने वाले लोग होते हैं, जब ट्रम्प का शासन था 2020 में, तो ट्रम्प ने कहा कि मैं इससे बाहर ही भाग जाऊँगा, तुम क्या कर लोगे। लेकिन फिर से 2021 में जो बाइडेन की सरकार आई और उन्होंने वापस इसमें शामिल हो गए। अब ये क्या होता समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल की जगह आया था। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, जापान के अंदर एक जगह है, उसका नाम है क्योटो। वहाँ पर भी एक ऐसा ही एग्रीमेंट हुआ था, वो भी क्लाइमेट के बारे में ही था, लेकिन उसकी जगह रिप्लेस करके अब हमने COP मीटिंग होती है हर साल। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस पार्टी होती है, और ये जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए बनी होती है। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगला जो COP 30 होने वाला है, आई थिंक ये नवंबर में होने वाला है, हाँ सॉरी 10 और 11 नवंबर में हो गए यहाँ पर 2025 में, ब्राज़ील के अंदर होने वाला है, जगह का नाम है पेलेम। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? इसको तो नहीं भूल सकते आप लोग भाई, बिल्कुल भी पैसों का लेन देन का हिसाब किताब करनी ही करते हैं सब कुछ। वॉशिंगटन DC के अंदर है भाई। कैसे है वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के साथ साथ कैसे कैसे काम करते हैं, दो संस्था होती है, एक होती है IMF है, एक होती है वर्ल्ड बैंक। दोनों एक साथ बनी थी, कैसे कैसे बनी थी देखते हैं। वर्ल्ड बैंक होता क्या है भाई? वर्ल्ड बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो विशेष रूप से विकासशील देशों को आर्थिक सहायता, ऋण और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। देखिए वर्ल्ड बैंक क्या होता है ना, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टर होता है। किसी भी कंट्री के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वर्ल्ड बैंक दे देगा। ठीक है, कोई भी देखो डेवलपमेंट हो रहा है तो मतलब दे देगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई इंटरेस्ट आएगा, वापस लोन दे देगा। लेकिन IMF क्या होता है? IMF भी एक बॉडी होती है जो पैसे बांटती है, पैसे मतलब लोन देती है, ऐसे फ्री में तो नहीं बांटती है, बट वो किसको देती है? IMF पैसे देती है जिसको ज़रूरत होती है, जिसकी इकोनॉमिक जो है वो डाउन हो रही होती है थोड़ी देर के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कि हम थोड़ा पैसा दे देते हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती है कि आपको ये कंडीशंस रखनी पड़ेगी तभी हम आपको पैसे देंगे। कंडीशंस मतलब आपको थोड़ी बचत करनी होगी, जिस कुछ कंडीशंस होगी भाई ये शर्तें करनी है आपको थोड़ी, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आपको स्कीम्स चलानी है, बहुत सारी कंडीशंस होती है। जैसे भी आपने सुना होगा जब हमारा कौन सा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसी दौरान ही IMF ने पैसा दिया था पाकिस्तान को, तो वो बहुत उलझी चीज़ें हैं वो, तो खैर चलो बाद में देखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गरीबी हटाना। किसकी गरीबी हटाना? ध्यान रखना, डेवलप्ड कंट्री की हटाना है, सबकी हटाना इसकी जिम्मेदारी नहीं है। विकासशील देशों की आर्थिक बढ़ावा देना। विकासशील वही होती है डेवलपिंग हो रही है, विकासशील। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है जी? वॉशिंगटन DC के अंदर है, USA के अंदर फिर से है, IMF का भी यहीं पर है, इसको भी ध्यान रख लेना। दोनों साथ साथ है, बिल्कुल दोनों भाई के जैसे। 1944 में बन के तैयार हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस मतलब एक मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे ही हुआ था। IMF भी इसी वर्ष स्थापना हुई थी, इसी के साथ 1944 ही ध्यान रख सकते इसको, ठीक है कि नहीं। ये 5 संस्थाएं हैं, इसमें आप पढ़ लेना एक बार, मैंने लिखा हुआ है पूरा, या ध्यान रखना जो यहाँ पे रेड पे लिखा हुआ है, क्योंकि रेड जो है खतरे का निशान है। इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ ये मैंने लिखा हुआ है भाई, इसको ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक के जो फिलहाल अध्यक्ष है उनका नाम है अजय बांगा। नाम इसलिए क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय मूल के रहने वाले हैं, नागरिक है, और 2030 से यहाँ पे अध्यक्ष बने हुए बड़े ही खास लोग हैं। दक्षिण एशिया के प्रमुख पहले ऐसे हैं जो मतलब साउथ एशिया के रहने वाले हैं। अब अजय बांगा जी बड़ा नाम है यहाँ पर, मैं बताना चाहूँगा कि 2023 से यहाँ पर ये बने रहे हैं और 2027 तक ये बने रहेंगे, चलते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो 2007 में चले गए थे ये, 2007 में अमेरिका में चले गए थे, वहाँ पर उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली थी। इंडिया में पढ़े हैं, IIM अहमदाबाद में पढ़ाई की है इन्होंने, और पद्मश्री भी इनको मिल चुका है।
बहुत सारा नाम है इनका। और जैसे भाई बड़ी कंपनी है जैसे नेस्ले है और पेप्सिको है, इसमें ये काम कर चुके हैं, मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देखते रहना बीच बीच में, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है, हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पर है जी? एंजल फॉल्स। ये है जी वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला के अंदर कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, बस ये एक बड़ी चीज़ मुझे, क्योंकि वेनेजुएला की हालत बड़ी ख़राब चल रही है आजकल, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्शन हुआ था कुछ टाइम पहले, वहाँ पे 2 पार्टी बनी है, जो फिलहाल के प्रेसिडेंट एक तो वो और एक पुराने वाले। इनके बीच में कुछ दूसरे कंट्रीज इस कंट्री के मज़े लेते रहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऑयल मिल गया है इनको और इनसे वो संभाला नहीं जा रहा है, मेन चीज़ ये है, ठीक है कि नहीं। ईरान ने इनकी हेल्प की थी, ईरान कंट्री है जो हमारी, ईरान ने इसकी हेल्प की थी आपको ये रिफाइनरी वगैरह करने के लिए। बहुत सारी कंट्री है वहाँ पर अपने अपने फ़ायदे के लिए इसको करते रहते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। एंजल फॉल ये रहा, पिक्चर में आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से पानी गिरता है, कहाँ कहाँ से गिरता है। लोकेशन वेनेजुएला है, लेकिन कॉन्टिनेंट कौन सा है? कॉन्टिनेंट भी दक्षिण अमेरिका। अभी मैं मैप में आगे दिखाऊंगा भी कहाँ पर है। कनाइमा नेशनल पार्क है, उस जगह पे ये गिरता है वहाँ पर, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। यूनेस्को बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई। यूनेस्को का मतलब क्या होता है? ये भी एक यूएन की हमारी एजेंसी होती है, जैसे यूएन की हम बात कर चुके हैं, ये भी एजेंसी है उसकी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है। और इसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि जो विश्व धरोहर है या फिर स्कूल के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्कूल्स है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं थोड़े, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करना, उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देना, 2-3 काम है। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होती है, जैसे कोई धरोहर है हमारी, प्राकृतिक धरोहर है, उसकी सुरक्षा करते हैं। इस वाटरफॉल की बात करते हैं। वाटरफॉल की ऊंचाई है 979 मीटर, जो लगभग 3212 फीट के आसपास बैठती है। चुरून नदी के पर, ये चुरून नदी पे गिरता है भाई ये, और चुरून जो है जो कराव नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसको देख लेना, ये वाली जो लाइन से, ये सॉरी नदी वाली जो लाइन है ये वाली, ये आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फिर से अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो। वेनेजुएला के बारे में हम मैं थोड़ा डिटेल में तो कैसे बताऊंगा अभी, तो यहाँ पर इसकी कंट्री है बिल्कुल एकदम किनारे पे, समुद्र के पास में। कॉन्टिनेंट ये पूरा साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका है। काराकस इसकी राजधानी है, मैंने बताया अभी, यहाँ पर इसकी कैपिटल है काराकस। बोलिविया इसकी मुद्रा का नाम है। और इसके जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो। भाई ऐसा है ना, निकोलस मादुरो कह रहे हैं कि मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा क्योंकि मैं जीता हूँ। अपोजिशन पार्टी कह रहे हैं कि आपने गलती की, आपने चीटिंग किया, धोखा दिया है, इसलिए हम आपको प्रेसिडेंट नहीं मानते। तो कुछ कंट्री है जो इनको मानती है, कुछ कंट्री इनको नहीं मानती, जैसे यूएस। और आपको पता है यूएस और रशिया तो एकदम अपोजिशन जाएंगे। यूएस वाले कहते हैं कि ये है, रशियन वाले कहते हैं कि ये है नहीं। ये इनको हथियार दे देते हैं, वो दूसरे पार्टी को दे देते हैं, चलते रहते हैं, इनके मजे लेते रहते हैं। कभी डिटेल में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री एग्जिटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन क्या होता है भाई? यूरोप के कुछ कंट्री हैं, ये जैसी कंट्री हैं छोटी छोटी ऐसे, तो इन्होंने मिल करके अपने ग्रुप बनाया हुआ है। ग्रुप की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं कि भाई आपको इस हिसाब से रहना पड़ेगा। तो जैसे एक आदमी, ये कंट्री है और ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ से बिना पासपोर्ट वीजा के आप दूसरी कंट्री में घूम सकते हो, कर सकते हो। तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई थी, और यूके ने इससे बाहर कर लिया था, जिसको हम ब्रिटेन बोल सकते हैं। और इसका एक नाम भी रखा गया था, आगे बताऊँगा मैं। हुआ क्या था कि यूनाइटेड किंगडम ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन से आधिकारिक रूप से छोड़ दिया, और जिसका नाम दिया गया ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटिश एग्जिट। 2 वर्ड है, ब्रिटेन और एग्जिट। इसको ब्रेक्जिट बोला गया। ये ब्रिटेन है और ये यूरोपियन यूनियन है, इससे बाहर इन्होंने निकल के कहा कि टाटा बाय बाय। यूरोपियन यूनियन में क्या होता है भाई? देखिए, यूरोपियन संघ क्या है? एक आर्थिक राजनीतिक संगठन है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल होकर के इसको चला रहे हैं। और इनका काम होता है कि एक दूसरे में व्यापार आसानी से हो, नीतियाँ अपनाएं, पर्यावरण और श्रमिक अधिकार के बारे में करें। यात्रा के लिए मुक्त जोन है ये। मुक्त जोन होते हैं भाई, एक दूसरी कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगे। पासपोर्ट मतलब इन द सेंस वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है जी, वीज़ा नहीं, आपको डॉक्यूमेंट ज़्यादा दिखाने पड़ते। ब्रिटेन ने क्यों छोड़ा इसको, यूरोपियन को? ये दिक्कत है। एक तो ये आर्थिक आज़ादी, क्योंकि ब्रिटेन अपने व्यापार खुद करना चाहता है भाई। इस यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर कंट्री है ना, तो फिर बाहर जाने में बहुत सारी शर्तें लगती है कि भाई आप बाहर नहीं कर सकते, आप आपस में करो। बहुत सारी कंट्री हैं आपस में करेंगे। अब आवर्जन का मतलब है इमिग्रेशन, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन के जो नियम के कारण था कि यूरोप से लोग बिना रोक टोक ब्रिटेन आ जा रहे थे। जैसे एक कंट्री है और एक ब्रिटेन है। ब्रिटेन में लोग बाहर से आ रहे हैं क्योंकि भाई ये भी ईयू के सदस्य है, लेकिन यहाँ पे गरीब है
और वो यहाँ आकर के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं ब्रिटेन के, भाई जैसे बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के लोग इंडिया में घुस रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कमाई के साधन अच्छे हैं, वहाँ पे वो थोड़े प्रॉब्लम में, तो ऐसे ये ब्रिटिश में घुसना शुरू किया, उनकी नौकरियाँ चली गई, तो इसलिए वो नाराज़ हो गए। कानूनी स्वतंत्रता थी, एक दूसरे को देखो भाई कानून के हिसाब से रहना पड़ता है। ईयू के कुछ कानून हैं उसके ऊपर लागू होते हैं, जिनको ब्रिटिश के लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हम क्यों माने किसी को। राष्ट्रवाद की भावना, जैसे हमारा देश है, हमारे नियम रहेंगे, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हुई है। और ऐसे नहीं हुई है, ये आगे बताता हूँ कैसे हुई है। एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम क्या होता है भाई? इलेक्शन होते हैं एक बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें सब लोगों से पूछा जाता है कि भाई आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, उसको बोलते हैं रेफरेंडम। जनमत संग्रह इसको बोला जाता है। 23 जून 2016 को हुआ है, जिसमें वोट किस हिसाब से हुई है? 51.9 लोगों ने कहा कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ दो, और 48.9 ने कहा कि नहीं आप बने रहो, अब चलते रहो। लेकिन इनकी पॉपुलेशन तो हो गई ज़्यादा, 51.9 तो ऑब्वियसली ज़्यादा है उससे, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का फैसला लिया गया। औपचारिक निकास के हुआ 31 जनवरी 2020 को फाइनली ऑफिशियल तौर पे यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया गया। और ये यहाँ पर सब ये रेफरेंडम के बारे में चला हुआ। ये समस्या थी, मैं बता चुका हूँ पहले, एक बार इनका जवाब पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है भाई? इसको तो कभी भूल ही नहीं सकते। अदालत है भाई ये पूरे वर्ल्ड की अगर कहीं पे न्याय मिलता है तो ऐसा इनका मानना है कि हम सबसे बड़े न्याय देते हैं। पता नहीं बस करते क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं आगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? ICJ कहाँ पर है भाई? इसका मुख्यालय कि UN का एक पार्ट है, ये वाला UN का पार्ट है यहाँ पर। इसका कार्य क्या है? देशों के बीच में या उनके बीच में जो कानूनी विवाद है उनको सुलझाना। लेकिन ये UN को भी सलाह देते हैं, सजा नहीं, सॉरी, UN को क्या देते हैं? सलाह दे देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बेसिकली आप इसको ये कह सकते हैं कि ये वकील है। ये किसका वकील है? UN का, यूनाइटेड नेशन का लॉयर एडवोकेट है। हेग में इसकी वही स्थित है, ये वाला हेग नीदरलैंड की राजधानी नहीं है ये, बट इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं द हेग को वहाँ पर, क्योंकि इसको विश्व की न्यायिक राजधानी मानते हैं। द हेग जो है वो 1945 में के तहत बनाया गया था। 1946 में इसने काम करना शुरू किया। ये सारी डेट्स है भाई, इनको ध्यान रखना होता है। पीस पैलेस इसको बोलते हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर ये रखा नहीं है, जिसमें अंदर ये काम करता है उसको बोलते हैं पीस पैलेस, ठीक है। द हेग जो है वो राजधानी नहीं है, फिर भी इसको क्या बोला जाता है मैं बता चुका हूँ। उसके बारे में पढ़ लेना एक बार आराम से, डिटेल से। नोट्स बनाने होंगे तो नोट्स बना लेना। 15 न्यायाधीश इसमें बैठते हैं, जिसमें से 9 वर्षों के लिए उनका इलेक्शन जो है वो होता है, चुनाव होता है कि आपको 9 वर्ष तक इसमें ड्यूटी देनी है, ठीक है। ये यहाँ पर बैठे होते हैं, जैसे किसी भी मुद्दे पे फैसला दे रहे होते हैं। 15 होते हैं, ध्यान रखना इसको। विच एशियन कंट्री होस्टेड 2024? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था भाई एग्जाम के पेपर के अंदर। इसकी जगह पे मेरे हिसाब से 2020 होना चाहिए था, क्योंकि 2020 के जो समर ओलंपिक्स थे वो हुए थे 2021 में, क्योंकि कोविड-19 छाया हुआ था सब जगह पे, और कोविड-19 की वजह से ये डिले कर दिया गया था। हुए कहाँ पर थे भाई? इनको सब जानते हैं, जापान को। उसको आप नहीं भूल सकते अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो, क्योंकि बताऊंगा अभी आगे क्यों नहीं भूल सकते। 2020 ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक्स यहाँ पर हुए हैं, होस्टेड कभी के जापान के अंदर हुए। जापान की राजधानी ही है टोक्यो, तो राजधानी में ही हुए हैं। और ये 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया, इसको डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, और ये फिर 1 साल बाद अगले साल हुआ है। दूसरा मौका था जब टोक्यो में हुए हैं, एक बार पहले 1964 में हो चुके हैं। अब की बार जो हुए थे 2021 वाले, इनमें मोटो दिया गया था यूनाइटेड बाय इमोशन का। भाग लेने वाले देश थे 206। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसके अंदर? जेवलिन के अंदर भाला फेंका था इन्होंने एक ताबड़तोड़ तरीके से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, भाई ये तो बहुत आसान था, रोज़ न्यूज़ में रहते हैं ये बंदा, रोज़ न्यूज़ में रहता है, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ऐसी हरकतें जिससे कि ये न्यूज़ में बना ही रहता है। और ये जब ये जीता था इलेक्शन, भाई साहब ही जीते थे, तो इन्होंने किसको हराया था? इसी को हराया था, जो डी ऑप्शन है, मैरिन ले पेन को हराया। एक बार नहीं, 2 बार हराया। आगे देखते हैं, ये है कौन? ये भाई साहब है, इनका आप दर्शन कर लीजिए। ये भाई साहब हमारे 21 दिसंबर 1997 को फ्रांस में जन्मे हैं। जगह का नाम भी दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या पढ़ाई की है आप देख लेना यहाँ पर। और ये बैंक में पहले इन्वेस्टमेंट बैंक करते, फिर इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, पार्टी का नाम है ऑन द मूव। ये पार्टी बनाई, इलेक्शन जीते। इससे पहले ये इकोनॉमिक मिनिस्टर रह चुके हैं।
फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। पहली बार 2017 में बने हैं और मारिन ले पेन को हराया, जो डी ऑप्शन था हमारा वहाँ पर, उसी को फेंक के मारा। 39 वर्ष की आयु में सबसे युवा फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने हैं, 2022 में दोबारा चुने और दोबारा से फिर से पेन को हराया। देश का नाम जानना चाहिए, आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन भाई, है कि नहीं। पेरिस इसकी राजधानी है, आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, यूरो इसका ये फलाना, किस किस कंट्री का सदस्य है यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनेस्को इसके अंदर है और OECD इसके अंदर है, पेरिस में दोनों। यूनेस्को वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है पहले भी। ऐतिहासिक के बारे में आपने पढ़ा होगा इसको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनकी भावना थी यहाँ पर। नेपोलियन बोनापार्ट, इससे पहले क्या होता है ना, लुई 16वां होता था, लुई 16वां, वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप तरीके से हो गया था, तो लोगों ने उसके खिलाफ विरोध किया, लेकिन फिर से एंट्री मार गए हमारे जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, और इन्होंने 1804 में अपने आप को थोड़ा एक्टिव किया और अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित किया, ठीक है जी। अब और क्या इसमें देखें, 1870 में तीसरा गणराज्य, ये तीसरा गणराज्य क्या है, पांचवा गणराज्य हुआ क्या है ना भाई साहब, वहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी देर में नया नया संविधान लिख देते हैं। उनको लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, हम अपना नया अलग से संविधान लिखते हैं भाई, पिछले वाले में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था। 5वीं बार लिखा जा चुका है भाई वहाँ पे संविधान, और जो फिलहाल चला है वो 5वां ही चला है, ठीक है। 1958 में इसको 5वां बनाया गया था। और 1940 में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, यहाँ पर जर्मनी की जो नाजी पार्टी थी, नाजी जर्मनी, ये किसकी थी, हिटलर की पार्टी थी। इन्होंने कब्जा भी किया था इस पर भाई, ज़बरदस्ती, किस पे, फ्रांस पे। जर्मनी ने फ्रांस पे कब्जा किया था हिटलर की तानाशाही में, उनकी पार्टी का नाम था नाजी जर्मनी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या था। ये भाई चाइना के अंदर है भाई, चाइना के अंदर, इसके बारे में रोज़ खबर आती है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इंडिया और चाइना का। किसके बारे में, इसी की वजह से। कैसे, कहाँ, क्यों, देखते हैं अभी। क्या है भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्या हो रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, BRI, इसको आप एक और बता देता हूँ यहाँ पर, इसको एक और बोलते हैं OR भी बोलते हैं। OR का मतलब है वन बेल्ट वन रोड, ये भी इसका नाम होता है। तो आपको कन्फ्यूजन है ना, पता नहीं मैंने लिखा है कि लिखा, इस पर देख लेंगे आगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, BRI जो है चीन द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आधारभूत परियोजना है। इसने 2013 में चीन के शी जिनपिंग इन्होंने ये इनका प्लान था कि हमें क्या करना है, हमें ना एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना है, 2 तरीके से जोड़ना है। कैसे, देखो जी, ये वाली जो लाइन जा रही है यहाँ पर, ये है सड़क रास्ता, मतलब इन्होंने यहाँ पर सड़क बिछाई हुई है। एक आपको ऐसे पता होगा, ये पाकिस्तान से आके हुई है, जिसको हम CPEC बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा पंगा था इंडिया की वजह से। ये तो है भूमि वाला रास्ता, और ये है जी इधर से आ रही जो ये ब्लू वाली ऐसे, ये कौन सा रास्ता है, ये समुद्री रास्ता है। तो दोनों तरीके से जोड़ने के इनका प्लान था, भूमि वाला भी और समुद्री रास्तों से जोड़ने के लिए, ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल सके। व्यापार तो इसको बहुत ज़्यादा करना है भाई, दूसरों की ज़मीन खा जानी इसने, चीन ने। BRI के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक सिल्क रोड, जिसको मैंने बताया अभी, ये वाला सिल्क रोड है, पहले ज़माने में हुआ करता था, यूरोप को जोड़ते थे ऐसे, इसी को इन्होंने फिर से नाम दिया सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो भूमि मार्ग है और चीन को मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है। दूसरा है 21वीं सदी का मैरीटाइम सिल्क रोड। ये मैरीटाइम सिल्क रोड, मैरीटाइम का मतलब होता है भाई सी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड मैरीटाइम होता है। इसका मतलब एक समुद्री मार्ग है जो चीन को दक्षिण एशिया और अफ्रीका से जोड़ता है। ये हमारे PM साहब है और ये शी जिनपिंग है। अब इंडिया इसका पार्ट नहीं है भाई, किसका, BRI का। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्ती POK में ये CPEC बनाया हुआ है, इसकी वजह से नाराज़ हो गए थे। तो इंडिया ने उनको कहा कि ये क्या कर रहे हो भैया हमारी ज़मीन में। UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मैनी मेंबर्स, परमानेंट मेंबर। अच्छा, मेंबर्स की बात करें तो भाई टोटल मेंबर होते हैं 15 को 2 हिस्से होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट, ये तो अपना एकदम खूंटा गाड़ के बैठे, तो हम तो मिलेंगे नहीं। बाकी बचते हैं 10, इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन मतलब सिलेक्शन होता रहता है, और मतलब जीतते रहते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। आगे बताऊंगा अभी। इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स पूछे हैं, परमानेंट तो 5 होगा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं भाई, बड़ी अच्छी बात बताई। 5 सदस्य होते हैं स्थायी और 10 सदस्य होते हैं नॉन परमानेंट, नॉन स्थायी। अब ये 5 कौन कौन से हैं भाई जो यहाँ पर एकदम बैठे हैं एकदम कि हमारा ही है भाई साहब? ये चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है। इनका दबदबा है भाई यहाँ पर, ये तो मतलब इनको चाहिए फुल इज्जत। क्या है भाई ये यूएनएससी? क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ओके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है भाई? ये एक यूएन का ही मेन पार्ट है यूएन का, क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई लड़ाई वड़ाई मत करो भाई, देखो लड़ो मत यार, बातचीत करके अपना मुद्दा सुलझा लो, लड़ाई मत करो, कुछ नहीं रखा है वॉर में। दुनिया में शांति बनाए रखना इनका काम है। किसी भी प्रकार का युद्ध हो या विवाद हो उसका रोकना इनका काम है। अगर दो देशों में लड़ाई हो रही है तो बातचीत समाधान निकालना इनका काम है, नहीं तो सैंक्शंस लगा देंगे। सैंक्शंस क्या होते हैं भाई? प्रतिबंध होते हैं, व्यापार थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अगर सैंक्शन लग जाते हैं तो देश को थोड़ा फ़ायदा कम होने लगता है, क्योंकि सामान जो है वो दूसरी कंट्री में महंगा बिकने लगता है, मतलब टैक्स देना पड़ता है दूसरी कंट्री को जिन्होंने सैंक्शन लगाया है। तो कभी बाद में देखेंगे इसके बारे में। ये ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं भाई? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 हमारे होते हैं स्थायी, ये तो हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। 10 होते हैं अस्थायी, जो मतलब हिलते डुलते रहते हैं। कितने से? 2 साल के लिए हिलते, अगर चुने गए हैं तो 2 साल तक बैठे रहेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, PK भाई साहब यानी कि पाकिस्तान जी अभी चुने गए हैं, 2026 तक रहेंगे शायद, 2026 दिसंबर तक वहाँ पर रहने वाले हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद फिर सिलेक्शन होगी। इंडिया 2021-22 में रह चुका है, अगली बार 28 या 29 में, 2028-29 में आ सकता है अगर इलेक्शन लड़े, मतलब नंबर आता है तो। और अगर जीतते हैं तो 9वीं बार आएगा, 9वीं बार। 8 बार आ चुका है इंडिया पहले से इसमें, नॉन परमानेंट में। परमानेंट में तो भाई परमानेंट ही है, 5 है, वो नहीं हिलते हैं। कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे 14, हाँ देखो भाई वीटो पावर होती है, किसके बारे में बता देता हूँ। जैसे अब टोटल कितने देश हो गए यहाँ पर? 15 देश है। ये छोटे छोटे कितने देश है? 15 देश यहाँ पर खड़े हैं भाई, कि भाई देखो सिक्योरिटी बढ़ाओ भाई, ऐसे करो, टेररिस्ट के खिलाफ ये करो, फलाना करो, टेररिज्म बढ़ रहा है, ये करो। ये 15 कंट्री यहाँ पर। अगर 15 कंट्री में से किसी ने कुछ भी कहा कि भाई ये बिल पास होना चाहिए, या फिर एक प्रस्ताव लेके आए कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन 5 में से किसी एक भाई साहब ने कह दिया कि नो ऐसा नहीं हो सकता, तो सब फेल है। यूएनएससी में कोई प्रस्ताव लाया जाता है और उसे 14 देश भी हाँ कर दें, लेकिन कोई एक स्थायी सदस्य ना कर दें, तो ये प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। ये होती है भाई वीटो पावर। वीटो पावर भाई ये होती है पावर, ये होती है भाई मेन पावर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे सिर्फ 10 हो जाएंगे। अगले आने वाले क्वेश्चन में फटाफट लेके आता हूँ। कैसा लगा आपको ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग प्लीज़। अच्छा लगा शेयर करना इसको, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि और कैसा चाहते हैं आप, तो उसको भी ज़रा कमेंट में करके बताना, कुछ भी लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो क्वेश्चन हमारे 11 से 20 के बीच में मैं कोशिश करता हूँ 10 क्वेश्चन को और लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।